Good morning children, welcome back to Shortcut. We are starting chapter number 2 environmental pollution, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम काफ़ी कुछ इसके बारे में जान चुके हैं। और आज जो हम शुरू करेंगे, वाटर पोल्यूशन हमने कर लिया है, तो हम शुरू करेंगे आज एयर पोल्यूशन से। तो हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर किस प्रकार से जो वाटर पोल्यूशन है वो होता है और किस प्रकार से वो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए नुकसानदायक है। तो अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। Just like water, air pollution has become a major concern of the world. Industries have developed in every city and in most of the villages. The smoke and gases emitted by the industries mix with air and cause air pollution. अब एयर पोल्यूशन होता कैसे है? आपने देखा कि जगह जगह पर जो भी छोटे मोटे गांव हैं, उन जगहों पे भी आज इंडस्ट्रीज पहुंच चुकी हैं, छोटे छोटे गांव की तरफ भी। और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं है, वहाँ से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेज हैं, वो हवा के साथ मिक्स होकर हवा को पॉल्यूट करती है। Today, the use of mineral oils has increased tremendously. The vehicles running on fossil fuels like petrol, diesel emit smoke and harmful gases like hydrocarbons, nitrogen oxides, carbon monoxide and carbon dioxide, which merge with the air and their proportion in air has increased. अब एक्चुअल में इसका जो कारण बताए गए हैं वो ये तो है ही, इंडस्ट्रीज हैं, उससे निकलने वाला धुआं। इसके अलावा जो हम पेट्रोल डीजल का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखो, आज से 10 साल पहले चले जाओ, गाड़ियों की संख्या अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, अगर कोई डाटा देखोगे निकाल के ऑनलाइन गूगल पे, तो आपको पता लगेगा कि आज से 10 से 15 साल या 20 साल पहले चले जाओ तो गाड़ियों की संख्या बहुत ही कम थी, 2000 की बात करें। लेकिन हम उसके आने वाले 20 साल में आज देखो तो, आज भी क्यों बोलूँगा, मैं बोलूँगा फिर आप 5-5 साल का अगर डेटा चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है गाड़ियों में। तो इतनी गाड़ियाँ, अब गाड़ियाँ आएंगी तो चलाने के लिए लेते हैं ना गाड़ी, अब चलाएंगे किससे? हम पानी डाल के तो चलेगी नहीं गाड़ी, पेट्रोल डीजल का उपयोग। तो गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो पेट्रोल डीजल का उपयोग बढ़ेगा। तो पेट्रोल डीजल के जलने से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड कार्बन मोनोक्साइड एंड इवन कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। So these are the harmful gases which are emitted by the burning of petrol and diesels. Now these again get mixed with the air and causes air pollution. The proportion of CO2 has increased due to cutting of trees, which has led to the intense problem of global warming. Now carbon dioxide has increased. So carbon dioxide the gas, इसका जो proportion है, it has increased a lot. तो इतने ज़्यादा increase होने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज ऑल्सो मेजर कंसर्न फॉर अस। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ गई है। यू नो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? यानी कि जो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग, हमने पढ़ा था, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब इससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्लेशियर्स के अंदर जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और सी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कुछ समस्याएं हमारे सामने आगे खड़ी होंगी, जो कि बहुत ही भयानक समस्याएं हैं। डिफॉरेस्टेशन इज अनदर रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के ये तो कारण हमने देख लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारण माना गया है, वो क्या है? कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन। द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ ट्रीज। आप पेड़ों को काटते जा रहे हो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इससे वातावरण में जो ऑक्सीजन, पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब पेड़ों को काटते जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा रहे हैं और पेड़ों को भी काट रहे हैं। तो ये तो दोनों ही हम नुकसान वाले काम कर रहे हैं ना। अगर हम पेड़ ज़्यादा लगाएं और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, लेकिन हम पेड़ भी काटते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो इससे जो हमारी समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा विकट रूप ले लेगी। तो डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है पेड़ों को काटना। तो इससे भी एयर पोल्यूशन बढ़ा है। डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट इन द एयर ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड ट्रीज। फॉरेस्ट कवर और ट्रीज, इनके काटने से, इनको जब हम काटते जा रहे हैं, इस कारण से हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स बढ़ गए। पेड़ वगैरह क्या होते हैं? वो हवा को साफ करने का काम करते हैं, दे आर प्योरीफायर्स एक्चुअली। ठीक है, तो पेड़ों के काटने से समस्या बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर गाड़ी को आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, कितना धुआं छोड़ रही है गाड़ी। ऐसी गाड़ियाँ आप अक्सर रोड पे देखने को मिलती हैं हमें। एयर पोल्यूशन कॉजेज डिजीज सच एज अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग इन्फेक्शन। अब इनसे होने वाली समस्याएं ये हैं, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा हो जाता है बहुत सारे लोगों को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, लंग इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर लीड्स टू डिजीज लाइक कोल्ड, कफ एंड एलर्जी। तो आजकल आप बच्चों को, खासकर बड़ों को, किसी को भी देखते हो, कोल्ड, कफ, एलर्जी जैसी समस्या कॉमन है।
तो ये समस्या है बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, हमारे वातावरण के अंदर डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा है इस वजह से। देयर हैव बीन इंस्टांसेस व्हेन एनिमल्स डाइड ड्यू टू सफोकेशन कॉज्ड बाय एक्सेस पोल्यूशन, और ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि जो जानवर रहते हैं वो सफोकेशन की वजह से, यानी कि उनको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इस कारण से उनकी मौत हो जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर हैज इंक्रीज ड्यू टू पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण एटमोसफियर का टेम्परेचर भी बढ़ गया। एट टाइम्स दीज पॉइजनस गैसेज मिक्स विद रेन ड्रॉप्स एंड कॉज एसिड रेन विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड वेजिटेशन। अब जो हवा के अंदर जो पॉइजन है, पॉइजन मतलब जहर, पॉइजनस गैसेस का मतलब जहरीली गैसें, जो हमने नाम लिया ना पीछे पढ़ा पैराग्राफ में, वो सब गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर है। और जब बारिश आती है तो गैस जो है, गैस तो हल्की होती है लेकिन ऊपर से पानी आएगा तो सब नीचे आ जाएगा पृथ्वी पे, तो वो सारा जो है वो गैस जो है वो वाटर के साथ मिलके बना जाती हैं एसिड। क्या बना देती है वो? एसिड बना देती हैं। एंड दिस कम्स डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। तो ये एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पे गिरती है। और एसिड रेन मतलब एसिड की बारिश, तो हार्मफुल गैसेस की वजह से ऐसा होता है। और ये जो है ये एसिड रेन जो है जंगली जानवरों के लिए बोलो या फिर वेजिटेशन के लिए भी, एसिड किस चीज़ पे डालेंगे तो अच्छा होता है कि अगर हम एसिड किसी चीज़ पे डाल दें, इवन जो हम लोग घर में टाइल्स क्लीनर यूज़ करते हैं ना एसिड का, वो भी डाइल्यूटेड होता है, यानी कि वो भी बहुत ही, उसमें पानी ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है, लेकिन ऊपर से जो गैसेस एसिड बना के ऊपर से गिर रहे हैं वो तो कंप्लीट एसिड होगा, हार्मफुल होगा वो तो वो गिरने से क्या हाल होगा तुम सोचो। अब एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे। विदाउट स्ट्रिक्ट रूल्स इट वॉन्ट बी पॉसिबल। तो वेदर फॉर द इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वी हैव टू मेक स्ट्रिक्ट रूल्स। इक्विपमेंट्स दैट कैन फिल्टर स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज शुड बी डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड। तो ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे उपकरण जो हवा को प्यूरिफाई कर सके, यानी कि जैसे जो चिमनियों से धुआं निकलता है उस धुएं को अगर प्यूरिफाई करके बाहर भेजा जाए, उसमें से हार्मफुल गैसेज अलग हो जाए और वो प्यूरिफाई होकर ऊपर जाए, तो इससे हमारे वातावरण को नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे हमें उपकरण लगाने चाहिए। इंडस्ट्रीज दैट डोंट फॉलो द नॉर्म्स शुड बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली बाय अ हैवी फाइन और शुड बी शट डाउन। ऐसी इंडस्ट्रीज जो इन कानूनों को नहीं मानती हैं, जो कानून को तोड़ती हैं, यानी कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं, उनको बंद करवा देना चाहिए। एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। हमें एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैंपेन्स शुरू करने चाहिए जिसमें हम लोगों को एनवायरमेंट के बारे में बता सकें, उनको जागरूक कर सकें। वन शुड यूज पेट्रोल डीजल इन ए जुडिशियस मैनर। Use of pollution-free fuel like CNG and LPG will help to a great extent. Strict implementation of PUC in vehicles should be implemented. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना चाहिए। कम करना चाहिए मतलब गाड़ी को धक्का मार के ले जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कम करने का मतलब गाड़ी को कम यूज़ करो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें आदत हो गई है, यहाँ से बाजू में भी जाना है 100 मीटर दूर तो भी गाड़ी लेके जाएंगे, तो उसकी बजाय हम साइकिल पे जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। शाम को बहुत सारे लोग होते हैं दूध लेने जाते हैं नियर बाय जगहों पे, या कोई छोटा मोटा सामान लेने जाते हैं, तो वहाँ तक आप चल के भी तो जा सकते हो, लेकिन लोग गाड़ी का यूज़ करेंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, तो वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। दूसरा, LPG और CNG का उपयोग ज़्यादा करो। गाड़ी के अंदर CNG लगा होता है, LPG लगा होता है, जिससे पोल्यूशन नहीं होता या फिर बहुत ही कम होता है। चौथा, PUC का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए। PUC यानी कि होता है, PUC का फुल फॉर्म होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। PUC क्या होता है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। आप गाड़ियों के ऊपर, कारों के ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा, 2 व्हीलर्स के पास भी होता है, 2 व्हीलर पे भी जरूरी है, लेकिन 4 व्हीलर्स में आपने लगा ही देखा होगा, ऊपर शीशे पे ग्लास पे लगा होता है PUC। तो PUC सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि हर एक पेट्रोल पंप या नियर बाय जगहों पे ना, शहरों में बहुत सारे PUC स्टेशन होते हैं, वहाँ जाके आप PUC अपनी गाड़ी का चेक करवा सकते हो। उससे पता लगता है कि आपकी गाड़ी पोल्यूशन कितना कर रही है। लेकिन आप देखते हो कि वो तो ठीक है, लेकिन PUC कितना काला धुआं छोड़ रही होती है गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी चल रही होती हैं, कोई कुछ रोकता नहीं। इसी कारण से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन के बारे में। लैंड पोल्यूशन इज नॉट समथिंग दैट इज इजीली विजिबल, बट इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड लैंड पोल्यूशन हैज बिकम एविडेंट ऑन अ लार्ज स्केल. Growing industries and the polluted water from the drains flow on the ground and slowly pollute the land. The people who run industries and factories always try to acquire more land than what they require. According to them, they acquire more land for the future development. When industries occupy the agricultural land, it surely pollutes it, as the industries dump solid waste on land.
लैंड पॉल्यूशन जो कि हमें आसानी से दिख सकता है, लैंड पॉल्यूशन। अब बाहर निकलिए, जगह जगह आपको कूड़ा कचरा करकट दिखेगा, मिलेगा ना, तो यही है लैंड पॉल्यूशन। क्यों, कौन सा अभी जस्ट क्या ये सुबह। तो लैंड पॉल्यूशन यानी कि हमें आसानी से दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा भाई? बाहर निकल के देखिए, आपको कचरे का ढेर दिख जाएगा, कहीं गंदे पानी का नाला दिख जाएगा, गंदा पानी खड़ा हुआ है रोड के ऊपर ही, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये लैंड पॉल्यूशन ही है। इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होने की वजह से जो उनका गंदा पानी रहता है इंडस्ट्री से निकलने वाला, कहाँ जाएगा? अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कहाँ फेंकेंगे? या तो नदी नाले में डाल देते हैं, अगर वो आजू बाजू नहीं है तो खुले मैदान में ही वो लोग फेंक देते हैं। तो वहाँ पर रहकर उसके अंदर केमिकल होते हैं, गंदी पॉइजनस गैसेज होती हैं, वो सब ज़मीन के अंदर रिस जाता है वो पानी और ज़मीन को गंदा करता है। फैक्ट्री वाले होते हैं ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ज़्यादा ज़मीन खरीद लेते हैं। अब ज़्यादा ज़मीन वो खरीद लेते हैं तो वो बताते हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फ्यूचर डेवलपमेंट के नाम पे वो उस एग्रीकल्चरल लैंड को वेस्ट लैंड बना देते हैं। हर जगह पर खेती नहीं हो सकती है, खेती उपजाऊ ज़मीन पे होती है। तो अगर उपजाऊ ज़मीन को वो लोग गंदा पानी, ऊपर पॉइजनस पानी छोड़ छोड़कर, गंदे हार्मफुल केमिकल्स वाला पानी छोड़कर उसको बंजर बना देंगे तो खेती होगी नहीं उसके लिए। तो इस तरीके से लैंड पोल्यूशन होता है। Nowadays polythene is used on a large scale. Plastics is a non-degradable substance and pollutes the land. The urban waste like plastic, scrap and chemicals dumped on the land gets dispersed over farm lands by wind and thus pollutes the land. Farmers use chemical fertilizers extensively to increase production, and it also plays a major role in polluting the land and water. पॉलीथीन की बात की जाए, आपने देखा हमारे देश के अंदर कब से मुहिम चलाई जा रही है, पॉलीथीन बहुत ख़राब है, लेकिन उसको बैन भी किया गया। लेकिन मेरे ख्याल से कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जहाँ पर पॉलीथीन ना बिकता हो। आप वहाँ से एक 4 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट खरीदिए या कुछ भी खरीदिए, वो आपको पॉलीथीन में डाल के जरूर देगा। तो पॉलीथीन का उपयोग जो है वो हमें बंद करना पड़ेगा। पॉलीथीन जो है वो एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन डिग्रेडेबल मतलब जो ख़त्म नहीं होता, सड़ता नहीं है। आप केला खाकर या सब्जी जो है उसके छिलके बाहर फेंक दोगे रोड पे, तो थोड़े समय के बाद वो सड़कर मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, ह्यूमस बन जाएंगे, यानी कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पॉलीथीन जो है वो नहीं सड़ेगा। पॉलीथीन आज जमा दो और जब बूढ़े हो जाओगे तब उसको निकाल लेना, वो वैसी की वैसी मिलेगी तुमको। तो पॉलीथीन सड़ती नहीं है। तो पॉलीथीन जैसी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही नुकसानदायक है हमारे लैंड के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। अब आप देखते हो कि जगह जगह पर कचरा पड़ा रहता है जिसके अंदर प्लास्टिक की ज़्यादा गिनती होती है, प्लास्टिक की पन्नियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं। फिर कचरा उसके अंदर कोई भी कबाड़ की चीज़, कबाड़ी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी कोई चीज़ हो सकती है, पन्नियाँ हो सकती हैं, पॉलीथीन्स वगैरह, कोई भी चीज़। और उसी के अंदर केमिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि केमिकल्स बात करें तो ये चीज़ें तो आपको ज़मीन पे दिखती हैं, पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक की चीज़ें, ये तो कबाड़ जो है फेंका हुआ दिख गई ना हर जगह पर। ये क्या होते हैं? ये ज़मीन के ऊपर हवा के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पन्नी जो है पॉलीथीन हवा से उड़ेगी, वो उड़कर दूसरी जगह चली जाएगी, वहाँ भी गंदा कर देगी पूरा लैंड। तो इस तरीके से लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है। फार्मर्स जो हैं, किसान, वो पैदावार बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। पता है ना, खेती करते हैं। और आपने देखा नीचे भी हमने जो फार्मिंग कर रखी है, मैंने पौधे लगाए हैं, उन पौधों के अंदर हमें क्या डालना पड़ता है? न्यूट्रिशन डालना पड़ता है। अब वो पौधे जो हैं पॉट्स के अंदर लगाए जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ता है ताकि वो उनको खाना मिले, ठीक है। अब किसान जो हैं वो खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल्स का उपयोग करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं जिसको, और वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। तो जब बारिश आती है तो बारिश में वो पानी जो है ज़मीन पे गिरता है, खेत में, खेत के अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र था, वो अपने पानी जो बहता है, पानी के साथ वो फर्टिलाइज़र भी बहकर अंदर जाता है, वो पानी जाकर नदी में मिलता है, फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है, तो उस नदी को भी दूषित करता है। तो इस तरीके से लैंड पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ड्रेनेज इज यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ फर्टाइल लैंड, resulting in the polluted production of grains, vegetables, etc. Cultivated on such land, it results into tuberculosis and bone disease. अब आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो सब्जियां हम लोग बड़े चाव से खाते हैं ना शहरों में, वो सब्जियां सब गंदे पानी से बनी होती है, हार्मफुल वाटर होता है। जैसे मैंने एक थोड़े समय पहले एक प्रोग्राम देखा था टेलीविजन में, जिसमें न्यूज़ में बता रहे थे वो लोग, न्यूज़ ही देखा,
तो मुंबई में खासकर जो रेलवे है मुंबई का, आपको पता है रेलवे लाइन के आजू बाजू में जगह खाली पड़ी होती है बहुत सारी। तो वहाँ पर वो जो खाली जगह है ना मुंबई साइड में जो रेलवे, वहाँ पर वो ज़मीन तो रेलवे की है, लेकिन रेलवे जो है वो लोकल लोगों को वो भाड़े पे समझ लो लीज पे दे देते हैं कि भी चलो तुम ले लो थोड़े समय के लिए, 1 साल के लिए 2 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करके ले लेते हैं। वहाँ पर वो लोग क्या करते होंगे, वहाँ पर उससे खेती करते हैं उस जमीन, यानी कि रेलवे लाइन तो है ही, तो साइड में जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पर वो खेती करते हैं। खेती मतलब वहाँ पर कपास गेहूँ नहीं उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं। और वहीं पर आपको पता है झोपड़पट्टी वाले लोग होते हैं, गंदा नाला पानी का वहीं से जा रहा है, तो वहाँ पर वो लोग मोटर लगा के उस गंदे पानी को खींच लेते हैं ऊपर और उसी से उस सब्जियों को सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, वो सब्जियाँ उगती हैं। वहीं गंदा पानी होता है फैक्ट्रीज का, केमिकल वाला, घरों से निकलने वाला गंदा पानी एटसेट्रा, ड्रेनेज गटर का, उस पानी से वो खेती करते हैं लोग। सब्जियाँ बढ़िया होती हैं, और वही सब्जियाँ मार्केट के अंदर जब बिकती हैं, बड़े बड़े फूल गोभी के, हरी हरी शिमला मिर्च एटसेट्रा, लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गंदे पानी, दूषित पानी जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला है उससे बनती है। ये सिर्फ मुंबई का, ये तो चलो टीवी में देखा थोड़ा मैंने, तो आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बट अदरवाइज देखो तो चारों तरफ ऐसा ही वातावरण है। शहरों में जो इतने बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ सब्जियों की डिमांड कहाँ से पूरी होगी? सब्जियाँ और खेती कहाँ होती है? गाँव में होती है। अब जब गाँव ही नहीं बचेंगे तो खेती कहाँ होगी? बड़े बड़े शहरों में अब बोले कि भाई सब्जियाँ गाँव से आएंगी, तो पॉसिबल नहीं है। तो शहरों में खेती कहाँ से होगी? शहरों में पानी नहीं है खेती लायक, तो वो गंदा पानी जो होता है दूषित पानी, उसी से वो लोग करते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग खाना खाते हैं, भले वो कोई भी फूड ग्रेन्स की बात करो या वेजिटेबल्स की बात करो, वो सब चीज़ें जो हैं वो हार्मफुल रहती हैं। इससे होने वाली बीमारियाँ, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का नाम सुना होगा आपने, ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्मली टीबी कहते हैं, सुना है ना? वो बीमारी हो जाती है। बोन डिजीज, हड्डियों की समस्याएं हो जाती हैं बहुत सारी। Exhausted or shrinking fertile land leads to the risk of scarcity of crops. Plastic, solid waste material from the industries and polluted water destroy microorganisms which make the land fertile. अब क्या होता जा रहा है? फर्टाइल लैंड, यानी चारों तरफ पोल्यूशन होता जा रहा है, तो जो उपजाऊ जमीन है वो कम होती जा रही है, काफी जमीन कम होती जा रही है तो खेती कम होती जा रही है, क्रॉप्स खाने पीने के लिए जो फसलें चाहिए वो भी कम होती जा रही है, प्लास्टिक का उपयोग बढ़ गया है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल का उपयोग बढ़ गया इंडस्ट्रीज के अंदर। इससे पानी के अंदर होने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी मर जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के लिए उपजाऊ होते हैं, अच्छे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, ठीक है। अब वो अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं इस कारण से। इवेंचुअली लैंड बिकम्स बैरन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया चाहिए जो उनको उपजाऊपन देते हैं, जैसे कि आप पढ़ोगे साइंस में आगे भी, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं उनको, राइजोबियम। अब ऐसे बैक्टीरिया जब मर जाएंगे तो लैंड क्या होगा? बंजर बन जाएगा, बैरन लैंड। लैंड पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, वी शुड यूज प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल्स जुडिशियसली। No industries should be set up on arable land. We should conserve environment. Use of organic traditional manure instead of chemical fertilizer is advisable. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? लैंड पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहली बात, हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए। दूसरा, केमिकल्स का उपयोग बंद करना चाहिए जितना हो सके। फिर इंडस्ट्रीज जो हैं वो खेती वाली ज़मीन पे नहीं लगानी चाहिए, जो उपजाऊ ज़मीन है उस पर इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए। फिर हमें ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करना चाहिए ट्रेडिशनल वे में। जानते हो ना, गोबर वगैरह का यूज़ करते थे खेतों में। अपने गांव में जाएं तो घरों के बाहर गोबर के ढेर लगे होते हैं बड़े बड़े, कंपोस्ट बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट बनती है। तो उस तरीके से जो बनी खाद जो है नेचुरली, वो खेतों में यूज़ करनी चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए। पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, पता है ना, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए, कीट पतंगों को मारने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाए, वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी जहर होता है। तो प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड। अगर प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट की बात करें अपने, यानी कि देखो आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है जो वेस्ट होती है, जैसे कि प्लास्टिक की पन्नियाँ, तो अब कुछ भी लेके आते हो वो पन्नी में तो रैप होता ही है। फिर ज़्यादातर चीज़ों के अंदर प्लास्टिक का यूज़ होता है। टेलीविज़न ले लो, उसकी बॉडी प्लास्टिक की होती है, बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक का उपयोग होता है। तो उनको हमें, जो कबाड़ी वाले आते हैं ना, उनको दे देना चाहिए। उनको देने से देखो तुमको भी 2 पैसे मिलेंगे, और वो क्या करते हैं, वो उसको जाके इंडस्ट्री में बेच देते हैं और वो इंडस्ट्री में पहुंचता है और फिर से रिसाइकल होकर आता है। तो इस तरीके से हम
रिसाइकलिंग में हेल्प कर सकते हैं। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी कुड बी इंट्रोड्यूस्ड। हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज करना चाहिए और ग्रीन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, यानी कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो दोबारा बन सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, सोलर पैनल लगा दो, सोलर एनर्जी आपको मिलती रहेगी। सोलर वाटर कुकर, वाटर हीटर और कुकर आता है जो, वो सब चीज़ें आप बना सकते हो, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन आपने देखा होगा कि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जो पानी है वो बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पे गिरता है डायरेक्ट, तो इससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देते हैं हम लोग, ये एक खेत है आपका बहुत बड़ा सा, उस खेत में पूरे में पानी डालेंगे पौधों के लिए, तो सूरज की रोशनी के कारण बहुत सारा पानी इवेपोरेट होकर हवा में उड़ जाएगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट पानी पौधे की जड़ पे बूंद बूंद करके गिरता रहे, तो वो जितना टाइम हम चाहेंगे वो गिरता रहेगा बूंद बूंद करके, और गिरेगा कहाँ, जड़ पे। और पौधा जो पानी लेता कहाँ से, जड़ों से ही लेता है, तो उसको जितना पानी चाहिए उतना ही मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा पानी उसके आजू बाजू फैलने वाला है वो नहीं फैलेगा, तो पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लैंड पोल्यूशन को होने से बचा सकते हैं। आगे है हमारा नॉइज पोल्यूशन। Apart from air and water pollution, noise pollution has increased as well. The noise created by machines in industries, vehicles, etc. is very loud. During the festivals and celebrations, loudspeakers, DJ bands, etc. are used. This creates noise pollution. Noise pollution is also created by playing musical instruments loudly or by bursting noisy firecrackers at the time of celebration of any festival, victory in any game or election. The city has maximum number of buses, auto rickshaws and two-wheelers. Haphazard parking leads to congestion of vehicles and the subsequent blowing of horns creates noise pollution. अब noise pollution की बात करें, यानी कि साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं जिसको, और इसकी बात करें तो भाई शहरों में आजकल यही तो बचा और है क्या, लोग शांति की तलाश में गांव में जाते हैं। पहले गांव से शहर भागते थे, अब शहर से गांव की तरफ जाते हैं, छुट्टी मनाने के लिए फार्म्स में जाते हैं। ठीक है, क्यों, शहरों में भीड़ भाड़ है बहुत, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, किसी के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, वहाँ मशीन चालू है, कहीं पे ठक 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 कुछ काम चल रहा है, कहीं पे रोड के पास में रहने वाले लोग हैं वो तो हॉर्न ही सुनते सुनते पागल हो जाएंगे। रेलवे ट्रैक के बाजू में रहने वाले हमारे जैसे लोग जैसे हैं, अब रेलवे ट्रैक अपने काफ़ी स्टेशन पास में है, कितनी ट्रेनें जाती हैं, पूरा दिन साउंड सुनने को मिलता है, ट्रेन का हॉर्न सुनने को मिलता है, गाड़ियाँ आती जाती हैं, बाइक्स, कार, स्कूटर, वो सब हॉर्न बजाते हैं। फिर शादी ब्याह के समय कितने लाउड स्पीकर डीजे पार्टीज होती रहती है। इलेक्शन में कोई जीत गया है, उसकी जीत को मनाने के लिए लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, दिवाली, ये वो, मतलब कितना ज़्यादा शोर होता है सोचो। तो ये सब चीज़ें जो है, इन सबको हम साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। शहरों के अंदर जो खास समस्या रहती है, आपको पता है गाड़ियाँ बहुत होती हैं, बस, कार, स्कूटर बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी क्या होता है, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कोई आदमी रोड के बीच में पार्क करके चला गया थोड़ा साइड में, अब उसकी वजह से पीछे ट्रैफिक जैम हो गया, फिर ट्रैफिक वाले ये तो समझेंगे नहीं कि आगे गाड़ी खड़ी है, वो हटेगी फिर ही आगे जाएगा, पीछे वाला हॉर्न मारता रहेगा, वो उसके पीछे वाला उसको हटाने के लिए हॉर्न मारेगा, तो इस तरीके से चारों तरफ हॉर्न बजते रहेंगे और पॉल्यूशन है वो बढ़ता रहेगा। नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू डेफनेस। नॉइज पोल्यूशन से होता क्या है, डेफनेस। आप बहरे हो सकते हो कि नहीं, ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनोगे तो बहरे हो जाएंगे, कानों पे असर पड़ता है। ठीक है, इससे मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे असर पड़ता है, यानी कि आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। इरिटेशन नेचर मतलब कैसा होता है बंदे का, इरिटेबल, चिड़चिड़ा हो जाता है बंदा। कभी कभी हम स्कूल से घर आते हैं और अच्छा दिन अच्छा ना गया हो, तो घर आते टीवी चल रहा है तो हम फटाफट बोलते बंद करो टीवी, क्योंकि माइंड ऐसा होता है कि गुस्सा आ रहा है, शांति चाहिए, तो उस समय वो आवाज़ है टीवी की वो भी बहुत ख़राब लगती है। मेंटल, लोग पागल हो सकते हैं तेज आवाज़ के कारण। इसके अलावा आदमी का नेचर, जैसे कि मैंने बताया, इरिटेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ सकता है आदमी, वो हो सकता है। फिर कुछ इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स की बात करें, छोटे छोटे कीटाणु, जैसे हम बोले, अगर इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे प्राणी, चींटियाँ हो गई जैसे, छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे प्राणी जो हैं वो मर भी सकते हैं लाउड पोल्यूशन की, लाउड नॉइज़ की वजह से। ज़्यादा नॉइज़ होगा तो वो बेचारे होते छोटे छोटे, तो उनकी मौत भी हो सकती है। तो इस कारण से नो हॉकिंग और साइलेंस प्लीज के जो बोर्ड्स हैं वो हमें लगाने पड़ते हैं। कहाँ पर, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हमें ये बोर्ड लगाने पड़ते हैं। क्या लिखना पड़ता है, साइलेंस प्लीज या फिर नो हॉकिंग, यानी कि हॉर्न मत बजाओ और साइलेंस, चुप रहो। क्यों लिखना पड़ता है, क्यों हमें पता नहीं है कि हम चुप रहें। हम हॉस्पिटल के अंदर जाकर डीजे बजाएंगे, पता लगा 3-4 पेशेंट निकल लिए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि नॉइज पोल्यूशन इज नॉट गुड।
It is very important that the citizens themselves understand about it. We should not play म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरी लाउडली ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस और स्पेशल ओकेजन्स। हमें एक प्रॉपर सिटीजन के तौर पे हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें लाउड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाने चाहिए। आप खुश हो तो अपने घर पे बजाओ और कम आवाज़ में बजाओ, दूसरों को दुखी मत करो। तुम्हारे खुश होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग दुखी हों। तुम्हारी खुशी में दूसरे तब शामिल होंगे जब वो भी खुश होंगे। जब तुम्हारे म्यूज़िक बजाने की वजह से उनको परेशानी होगी तो कोई खुशी नहीं होगी आपको। हमें क्रैकर्स नहीं बजाने चाहिए, ठीक है। गाड़ियां जो हैं उनको सर्विस के लिए टाइम पे भेजना चाहिए, वरना क्या होता है गाड़ी की आवाज़ बढ़ जाती है, फर फर करने लगती हैं गाड़ियां भी बहुत। पीयूसी के रूल्स को मानना चाहिए, पोल्यूशन के मैंने बताया आपको, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, वो सर्टिफिकेट टाइमली लेना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है जो, इसको कंट्रोल करना चाहिए। पॉपुलेशन कम होगी तो गाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी। नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाने चाहिए। इंडस्ट्री जो है, फैक्ट्रियाँ, उसके आजू बाजू भी पेड़ लगाने चाहिए। सड़कें भी खुली खुली बनानी चाहिए ताकि ऐसी समस्या आए ही ना ट्रैफिक जैम की। अगर कभी ट्रैफिक जैम हो भी जाता है तो हमें उसको मतलब हॉर्न बजा बजा कर इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो रोड है एक तरफ जाने का हो और दूसरी तरफ आने का हो, यानी कि दोनों अलग अलग वन वे होना चाहिए। वरना क्या होता है, इधर से जाने वाले हैं इधर से आने वाले हैं तो काफ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। लेकिन अलग अलग रोड्स हों, ये जाने वालों के लिए आने वालों के लिए, तो ऐसी समस्या थोड़ी कम होती है, ठीक है। और हमें मेनली तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक्ट करना चाहिए। So we all are aware how valuable water is. Still, while purchasing a bottle of mineral water, we do not realize its importance. Today, pure water is not the only concern. Gandhiji had said that water, land, forest belong to the community. Everybody enjoys equal rights on it. It is a moral sin to make it commodity for sale. Among the man-made problems, water pollution holds the highest priority. We have to find an answer to it, and this responsibility has to be shared equally by everybody by creating awareness. Every person has to understand his or her own responsibility and has to find various measures to make our environment cleaner and healthier. तो बताया गया यहाँ पर कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो गांधी जी ने भी कहा है कि वाटर, लैंड और फॉरेस्ट, ये तीनों चीज़ें कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, यानी कि हम सब लोगों की है, ये तुम्हारी मेरी नहीं है, सबकी है। और इसमें भी वाटर के बारे में सबसे ज़्यादा वाटर पे जोर दिया गया, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज़ है उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और पानी जो है उसकी कमी भी होती जा रही है हमारे पास, पीने के पानी की। जिन लोगों को पानी नहीं मिलता वहाँ देखो जाके, आप 20 रुपये में एक बिस्लरी की बोतल खरीदते हो, 1 लीटर पानी 20 रुपये का खरीदते हो, तो पानी कितना महंगा हो गया। तो गांधी जी ने कहा था भी इन चीज़ों को हम सब में इक्वली बंटनी चाहिए। पानी है जैसे खासकर सबका उस पर हक है, तो सबको अच्छे से वो मिलना चाहिए। ये नहीं है अब 20 रुपए की पानी की बोतल, मिनरल वाटर तो भाई हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, सब तो नहीं कर सकते ना। 20 रुपए में 1 लीटर पानी, एक दिन में रोज एक आदमी को 5 लीटर पानी तो मिनिमम चाहिए, तो यानी उसका 100 रुपये का तो पानी हो गया। घर के अंदर 5 लोग हैं तो 500 रुपये तो पानी का खर्चा हो गया, महीने का 15,000 रुपये हो गया। तो क्या आम आदमी 15,000 रुपये दे सकते हैं महीने के सिर्फ पानी के? तो खाना खाने कहाँ जाएगा वो, रोड पर बैठ के मांग लेगा? ऐसा नहीं ना। तो ऐसे में पानी जैसी चीज़ें जो है वो सबका अधिकार है उस पर, तो सब लोगों को समान रूप से वो मिलना चाहिए। तो ऐसी ही हमारी सोच होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए एक क्लीन एनवायरनमेंट और एक हेल्दी एनवायरनमेंट के रूप में, कि एनवायरनमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, क्लीन, साफ सुथरा, और तभी वो हेल्दी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर देखा पॉल्यूशन के बारे में, हमने देखा कि पॉल्यूशन के कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से तरह के पॉल्यूशन है, वो कैसे होते हैं और उनको हम कैसे रोक सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। Hope you enjoyed the video. Thanks for watching.